नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। मैं हूं गौरव सावंत। भारत इस समय चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। पाकिस्तान जिसकी मदद न केवल चीन कर रहा है बल्कि जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, तुर्की भी मदद कर रहा है। कई और देश भी हैं जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो भारत एक तरह से देखा जाए तो कई महाशक्तियों से घिरा हुआ है। अर्जुन की तरह चक्रव्यूह को भेद कर भारत निकलेगा या अभिमन्यु की तरह भेद तो दिया लेकिन निकल नहीं पाया? यह सबसे बड़ी चुनौती है। और आने वाली चुनौतियां भारत के लिए क्या है, इस पर इस चक्रव्यूह में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर सुधीर मिश्रा है। आप चेयर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। आप पूर्व डीजी डीआरडीओ है और पूर्व सीएमडी है आप ब्रह्मोस एरोस्पेस के। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है भारत के लिए, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि भारत घिरा हुआ है एक चक्रव्यूह में। इस समय आपके हिसाब से जिस तरह के हथियार हम देख रहे हैं हमारे दुश्मन के पास, हमारे प्रतिद्वंदियों के पास, भारत की स्थिति का आप आकलन किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि भारत अर्जुन के समान ये युद्ध जीत के निकलेगा। अभिमन्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अभिमन्यु से तो हमने सीखा है कि हमको युद्ध जीतना है। जीतने के लिए हमको सारे पैतरे, सारी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, और हमने सीख ली है जी। और जहां तक बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने शुरू में तो सोचा कि छोटे मोटे अस्त्रों से बात बन जाएगी, लेकिन बाद में फिनिशिंग टच देने के लिए फिर हमको ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मोस एक ऑफेंसिव वेपन है और उसने पाकिस्तान को बड़े कन्विंसिंगली हराया। और ब्रह्मोस की अगर बात करें, बहुत गर्व के साथ मुझे बताते हुए अच्छा भी लगता है कि ब्रह्मोस ने जिस तरह आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया और पाकिस्तान के करीब दर्जन भर एयरबेसेस को ध्वस्त किया अचूक वार से, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। हम कह रहे थे 9 और पाकिस्तानी कह रहे थे 11 जगह मारा है उनको जी। तो ये थोड़ा सा अंतर है, दर्जन से एक कम। दर्जन से एक कम। तो ये बताइए, ब्रह्मोस की मारक क्षमता को देखकर ही ब्रह्मोस अब न केवल भारत की रक्षा कर रहा है बल्कि ये जो ऑफेंसिव वेपन है, भारत के मित्र देश भी इसको चाहते हैं। सबसे पहले फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जी। और देखिए, हम ये ऑफेंस वेपन तो है, लेकिन विश्व शांति के लिए इस वेपन का अपने दोस्त मुल्कों में जाना बहुत जरूरी है जी। तो अब जो है जैसा कि आपने पहले सुना कि कुछ बात यूएई की भी हो रही है, ओपन मीडिया में आया था, यूएई की हो रही है और बात अभी और भी होगी कि फिलीपींस ने अभी तक तो इसको कोस्ट गार्ड के लिए लिया है जी। अब वो उसको अपने नेवल के लिए, आर्मी के लिए, उसके लिए भी लेंगे। सेम चीज जो होगी वो वियतनाम के लिए होगी। और इंडोनेशिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है और इकोनॉमिकली अपब्रिंगिंग कंट्री है जी। तो उनके जो आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड में जो जाएगा तो बहुत नंबर्स रहेंगे। और ब्रह्मोस की अगर एक बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं और आप उसमें जरूर इजाफा कीजिएगा कि ये अचूक मार करती है, लगभग आवाज की गति से 3 गुना तेज, 2.8 मैक। मिश्रा जी? हाँ जी, लगभग 950 मीटर पर सेकेंड, 950 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार होती है। और जो ऑर्डिनरी बुलेट होती है जिसको हम राइफल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्पीड लगभग 400 से 450 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि बुलेट की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा जी। इसको कोई रडार पकड़ नहीं सकता है और इसकी जो मारक क्षमता है, विध्वंसक क्षमता है, जो काइनेटिक एनर्जी है, तो वो इसको अचूक और बहुत ताकतवर मिसाइल बनाती है। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। और अब भारत की अगर बात करें तो भारत में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में है, भारतीय नौसेना के जहाजों में है, भारतीय सेना के पास है, हमारी तीनों सेनाओं के पास है। और जो आधुनिक ब्रह्मोस बन रही हैं उनके बारे में, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, उनके बारे में बताइए। देखिए, हमने तो एक जेनरिक नाम दिया है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है और लगभग सब कुछ अलग अलग है अंदर। तो अभी हमने ब्रह्मोस 300 किलोमीटर के लिए बनाई थी, फिर हमने 450 के लिए बनाई, अब ऐसा सुन रहे हैं कि 800 किलोमीटर तक भी जाएगी। 800 किलोमीटर सुपरसोनिक स्पीड पर। दूसरी बात है कि अब इसको हमने अगर
सुखोई 30 पर लगा दिया 800 किलोमीटर या 900 किलोमीटर, तो अब आप देखिए कि हमको ना तो बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत है और ना ही बॉर्डर के करीब आने की जरूरत है। हम बहुत दूर खड़े होकर मिसाइल छोड़ सकते हैं और दुश्मनों को तबाह कर सकते हैं। तो हम अपने ही देश के अंदर लड़ाकू विमानों को उड़ाते हुए सुखोई 30 MKI लगभग 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत का सबसे बड़ा ये फाइटर जेट, एक तरह से बात की जाए तो एयर सुपीरियोरिटी क्या, एयर डोमिनेंस फाइटर है, मल्टी रोल एयर डोमिनेंस फाइटर है ये। और ये भारत के ही अंदर से 800 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में वार करने में सक्षम है। लेकिन जो ब्रह्मोस का नया वर्जन बन रहा है, ये तो एक ही विमान में 2 भी लग सकेंगे। ना, एक विमान में 5 लग सकेंगे। 5 लग सकेंगे। 5 लग सकेंगे। जो हम ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं, ब्रह्मोस NG, वो 5 लगेंगे। एक बेली और 2 विंग्स पर। हार्ड पॉइंट होते हैं 5 बेसिकली इस मिसाइल के लिए, तो उन 5 जगह पर ये मिसाइल फिट हो जाएगी। और ये काफी अभी एक लगती है, अभी अंडर बेली एक लगती है। और अब 5 लगेंगी। और इस मिसाइल की खास बात यह होगी कि ये सिमिलर परफॉर्मेंस देगी 300 किलोमीटर के लिए। और स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होगी वो अनबीटेबल होगी। और ये मिसाइल कम से कम आगे आने वाले 40 सालों तक और सर्विस देगी हमारी आर्म फोर्सेस को। और इस मिसाइल को बनाने के लिए हमें विदेश की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर दुनिया का कोई देश हम पर अंकुश भी लगाए या प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे तो ब्रह्मोस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी भी अगर कोई प्रतिबंध लगाएगा तो ब्रह्मोस के ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक इंडो रशिया जॉइंट वेंचर से मिलकर बनी है। ठीक। और इस मिसाइल का लगभग 70-80% प्रोडक्शन तो इंडिया में ही होता है। और हमारे वेंडर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेंडर्स सारे डेवलप्ड हैं। और कुछ हिस्सा पाकिस्तान या अपना रशिया से आता है। तो जो रशिया से आता है तो वो भी हम जानते हैं कैसे करना है, लेकिन चूंकि जॉइंट वेंचर है इसलिए वहां से भी लेते हैं। क्योंकि मेरा प्रश्न इसलिए उठता है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जब इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा था, या इजराइल का युद्ध हमास से, हिजबुल्लाह से, हूथी विद्रोहियों से, जो शिया मिलिशिया है इराक में, इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा था, अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने, जब जो बाइडेन का प्रशासन था अमेरिका में तब भी, और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के समय तब भी कहा कि भविष्य के युद्ध के लिए हमें आत्मनिर्भर, यानी इजराइल को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यानी इजराइल को भी यह भरोसा नहीं है कि भविष्य में अमेरिका से पूरी तरह से हथियार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जबकि वो इतने घनिष्ठ मित्र है। भारत की अगर बात की जाए, रूस और भारत के बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन क्या हम पूर्णतया पूरी तरह से आत्मनिर्भर इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी हैं, या कोई ऐसा इकोसिस्टम हमारा है कि सब कुछ एक ही जगह, एक ही आसपास बने? देखिए, जहां तक ब्रह्मोस की बात है तो ब्रह्मोस डीआरडीओ का एक प्रोडक्ट है। डीआरडीओ दर्जनों प्रकार के मिसाइल बनाता है। और जहां तक डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोडक्शन की बात है तो उसमें तो हम लगभग सारी मिसाइलों में आत्मनिर्भर हैं। लेकिन ये ब्रह्मोस जो है ये जॉइंट वेंचर है। तो जॉइंट वेंचर की एक अपनी स्पिरिट होती है, अपनी आत्मा होती है, इसलिए हम दोनों देश मिलकर बना रहे हैं। लेकिन जहां तक दूसरी मिसाइल्स की बात होती है, चाहे वो लैंड टू लैंड हो, लैंड टू शिप हो, या शिप टू लैंड हो, या एयर टू लैंड हो, एयर टू एयर हो, वो सारी की सारी हम अपनी खुद बनाते हैं। और उसके लिए हमको किसी विदेशी मदद की जरूरत नहीं है। और हमारा इकोसिस्टम कैसा है ब्रह्मोस को बनाने का? मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए तो ये किस तरह का इकोसिस्टम है? जिस संख्या में हमें चाहिए हम बना सकते हैं, एडिक्वेट रिजर्व्स हमारे पास हैं। क्योंकि ऑप सिंदूर में हमने देखा कि पाकिस्तान की मदद के लिए हमारा एक और प्रतिद्वंदी भी सामने आया था। तो हम एक सीमा, एक तरह से कहा जाए तो 2 प्रतिद्वंदी या 3 प्रतिद्वंदी, जैसा डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ने भी कहा था कि तुर्की भी था, चीन भी था, पाकिस्तान भी था। अभी तो अजरबैजान भी आएगा उनके साथ। और ए होस्टाइल सुपर पावर कैन ऑल्सो सपोर्ट देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। माय फेवरेट फील्ड मार्शल वाला जी। तो हमको यह देखना है कि जो आत्मनिर्भर की जो स्पिरिट है, जो एक हमने देखिए, इजराइल ने तो 5 साल पहले शायद बोला था बाइडेन से, हमारे प्रधानमंत्री ने तो उसको 10 साल पहले बोला हुआ है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। और आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में काम हो रहा है। देखिए, आप अगर किसी भी क्षेत्र में काम होता है ना तो उसके शेयर मार्केट में उसके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू फ्लो वहां पर हो रहा है। तो
भारत सरकार आत्मनिर्भरता को बहुत ज्यादा महत्व दे रही है और भविष्य की जो लड़ाइयां होंगी वो मिसाइल तो होगी लेकिन अनमैन्ड व्हीकल्स होंगे, अनमैन्ड नेवल व्हीकल, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एयर व्हीकल, और उनकी जरूरत हमको 100, 200, 500 में नहीं बल्कि हजारों में पड़ेगी। मतलब आपको 1000 यूएवी चाहिए होंगे दूसरे देशों से लड़ने के लिए। और आपकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, देखिए क्या होता है कि जैसे मिसाइल होती थी या पहले के जो पुराने प्लेटफॉर्म होते थे वो बड़े जल्दी उनको काफी टाइम लगता था ऑब्सोलीट होने में। अगर आपने एक शिप ले लिया वो चलता रहेगा 20 साल, 30 साल, 50 साल। लेकिन अगर आपने यूएवी खरीदा है तो यूएवी हो सकता है 6 महीने में ऑब्सोलीट हो जाए। तो अगर हम बहुत बड़ी संख्या में यूएवी खरीद रहे हैं एक साथ, हमने 10,000 खरीद लिए, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये 10,000 यूएवी हमारे 10 साल चलेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे 6 महीने के बाद। फिर अब जब ऑब्सोलीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो हमको नहीं, जब जरूरत पड़े तो हम स्केल अप करें। स्केल अप, हमको प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी अपने देश में कि हम हर महीने कम से कम 25,000, 50,000 यूएवी बना सकें। नहीं तो जिस तरह से हम सुनते हैं कि चीन बहुत आगे निकल गया है यूएवी टेक्नोलॉजी में, आप एक वैज्ञानिक के तौर पर, और वैज्ञानिकों के बारे में धारणा यह है कि वो अपने लैब में ही लगे रहते हैं, उनको जीवन में क्या हो रहा है समय नहीं मिल पाता, लेकिन दुश्मन क्या कर रहा है, प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आप बड़ी पैनी निगाह रखते होंगे। तो उनकी यूएवी टेक्नोलॉजी और हमारी यूएवी टेक्नोलॉजी, अगर जैसे लद्दाख में डिप्लॉयमेंट की बात करें तो लद्दाख के डिप्लॉयमेंट में खबर आ रही है कि उनके पास तो ऐसे यूएवीज हैं जो उनका सारा सामान ऊंची ऊंची पोस्टों तक ले जाते हैं, यूएवी से फायरिंग कर सकते हैं, यूएवी से निगरानी कर सकते हैं। हम लोग उस दिशा में कितना आगे बढ़ पा रहे हैं? सबसे पहले तो बोलूंगा कि ये आपकी धारणा है कि वैज्ञानिक सिर्फ एक कमरे में बंद होकर काम करता है, बहुत सही नहीं है जी। अब आज का वैज्ञानिक जो है उसको दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम होता है, पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है उनको ये भी मालूम होता है, उनको ये भी मालूम होता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या आएगी, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है जी। जब पढ़ने के लिए तो जरूरी है कि बाहर की दुनिया के बारे में पता हो। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो चाइना की बात हो रही है, तो चाइना का प्रतिद्वंदी कोई और है, चाइना का प्रतिद्वंदी है अमेरिका। तो उसका जो कंपटीशन अमेरिका से होता है। हमारे लिए जो सुरक्षा है, आत्म सुरक्षा है, वो हमको पाकिस्तान, चाइना दोनों से रखनी है। और जहां तक बात आती है यूएवी में, तो आप याद करिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम भारत को दुनिया की ड्रोन कैपिटल बनाएंगे, और ड्रोन्स के बारे में बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत काम हो रहा है। तो जो आपने कहा कि ड्रोन्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जाता है, लॉजिस्टिक ड्रोन्स, तो वो हम भी बना रहे हैं, भारत में भी बन रहे हैं। और जहां तक बात है पब्लिसिटी की, तो हमको अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी अपने से कमजोर या बराबर नहीं समझना चाहिए, हमको उससे ज्यादा आगे बढ़ना है। तो उसके बारे में काम हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। और शायद हम पब्लिसिटी नहीं करते हैं, चाइनीज पब्लिसिटी करते हैं, या जो मतलब वो माइंड गेम्स खेलते हैं, वो साइकोलॉजिकल पूरा माइंड गेम्स है, पूरा माइंड गेम्स खेला जाता है। तो इसीलिए ये कहना कि चाइना हमसे बहुत आगे है या हमको हरा देगा या हमको पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो कहा जाता है कि हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो इट्स बेसिकली अ न्यूसेंस जिससे आपको डील करना है। आप 10 ब्रह्मोस मारिए, वो अपने आप अपनी समझ जाता है कि उसको वो कहाँ उसको रहना है। और संभवतः अगली बार तो और आपका प्रयास होगा। भविष्य के हथियारों की अगर बात की जाए, रूस यूक्रेन युद्ध 4 वर्षों से निरंतर चला ही जा रहा है, अब लगभग 4.25 वर्ष हो गए। इजराइल और ईरान के बीच या अमेरिका और ईरान के बीच एक सीजफायर तो है, लेकिन फिर भी ड्रोन एक दूसरे के जहाज पे मार ही देते हैं, या तनाव बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी सीख एक वैज्ञानिक के तौर पर आपके लिए क्या है? देखिए, इन सभी जगह एक फैक्टर है, वो है जो डिसरप्शन फैक्टर है ना, वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप। हाँ। तो उन्होंने जो है हर जगह अपना, शायद कुछ स्ट्रेटजी उनकी अलग है, तो उन्होंने वो डिसरप्शन लाया हुआ है। और जहां तक हमारी बात है, भारत की बात है, तो भारत अपनी सुरक्षा के तरीके से सोच रहा है और काम भी कर रहा है। हमको सीखना है इजराइल वर्सेस अदर्स और ईरान वर्सेस अदर्स से। तो हमने बहुत अच्छे से सीखा कि जो फ्यूचर वॉर होंगी उसमें जो वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक्स का रोल काफी लिमिटेड होगा।
तो मेन बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत लिमिटेड होगा। भविष्य के युद्ध में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की छोटी सी भूमिका रहेगी, भूमिका काफी कम रहेगी, लिमिटेड रोल रहेगा। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकें। देखिए, जहां तक बात आती है, मैं आपको एक जोरावर टैंक का उदाहरण देता हूं। जोरावर टैंक डीआरडीओ ने रिकॉर्ड 2 साल में बनाया, और बनाने के बाद उसका वेट था 25 टन। आपने 25 टन मांगा था, हमने 25 टन दिया। अब कहते हैं कि हमको हैवी आर्मर चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आर्म्ड ड्रोन है तो चाहे 25 टन का टैंक हो, चाहे 35 का हो, चाहे 50 का हो, उसको खत्म होना ही होना है। तो आर्मी को चाहिए कि जोरावर ले लो, क्योंकि वो आपको एक एक स्पीड प्रदान करता है। आप हिमालय में जाके लड़ सकते हैं उसकी स्पीड की सहायता से, दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी टैंक के अंदर बैठ के आप बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि वो तो बड़े बड़े रूसी टैंकों ने देख ही लिया है, रूस यूक्रेन युद्ध में T-90, और वो भी जो उनका नया मॉडल है। और उसके ऊपर एक छोटा सा केज भी बनाया उन्होंने कि ड्रोन से बच जाएंगे, केज से नहीं बचेगा नहीं, क्योंकि केज के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर से आपको एक्सप्लोड होगा। तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप मोटा आर्मर लगाएंगे तो फिर वजन बढ़ जाएगा, तो फिर वो हाई ऑल्टीट्यूड में काम कैसे करेगा? तो ये आपको इंजन भी और बड़ा लगाना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो जनरल हो, एयर मार्शल हो, या एडमिरल्स हो, तो इनकी जो वॉर स्ट्रेटेजी है, उनके समय जब वो काम करते थे, उनकी जो वॉर स्ट्रेटेजी उस समय थी, वो हो चुकी है ऑब्सोलीट। अब जो है नए सिरे से जो रियली में काम कर रहे हैं मिड लेवल पर, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या हो रहा है, और दे आर इन द फील्ड। वो बाकायदा बैटल ग्राउंड में हैं, उनको मालूम है। और उनको यह भी मालूम है कि अब जो है हमारा हमको अपनी जो वॉर स्ट्रेटेजी है, हमको अपनी थॉट प्रोसेस है, हमको अपना डिप्लॉयमेंट वो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अब हमको, अगर आप एक संतरी को ऊपर खड़ा कर देते हैं हिमालय में, बहुत ऊंचाई पर, जहां पर स्नो गिर रही है, ठीक है, अभी तक ठीक था, लेकिन अब आप यू कैन पुट ए यूएवी एज ए सेंट्री देयर। लेकिन वही जब आप वायुसेना से इस बारे में बात करें या सेनाओं से बात करें, तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि आइदर और, ऐसा नहीं है कि हमें या 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए या ड्रोन और मिसाइलें चाहिए, हमें दोनों चाहिए। यस, मैं भी यही कह रहा हूं। लेकिन एक का लिमिटेड रोल है ना, तभी तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोल के लिए दूसरी की जरूरत है। तो फ्यूचर वॉर अनमैन्ड होंगे। नहीं, मैन अनमैन्ड कॉम्बिनेशन या मैन अनमैन्ड कॉम्बिनेशन, बोथ। मैन का रोल धीरे धीरे कम होता जाएगा फ्यूचर में। आज से 5 साल बाद अगर मैन का रोल 70% है, तो 10 साल बाद वो घट के 50% हो जाएगा, 12 साल बाद होके 40% हो जाएगा। तो मैन का रोल इन द वॉर इज गोइंग टू डिक्रीज, आई विल नॉट से एक्सपोनेंशियली, बट इंक्रीजिंगली। नहीं, तो मतलब फील्ड में जाने का रोल कम हो जाएगा, कमांड सेंटर से वॉर को वो गाइड करते रहेंगे, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे सीनियर कमांडर्स हो। एक और अंतर होगा, आपको एजुकेटेड सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। जो आपके सोल्जर हैं, नॉट नेसेसरी कि वो यूनिफॉर्म में ही हो, वो सिविलियन भी बैठ सकते हैं वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर में। नहीं, लेकिन फिर उनको वो डिसिप्लिन है कि नहीं है, उनको वो सिस्टम मालूम है कि नहीं है, और आज वो आपके लिए है, क्योंकि वो जो सेना, वो जो जोश जुनून जज्बा भरती है, वो तो साथ रहने में होता है कि अगर आप कम समय के लिए हैं तो आप बोलेंगे यार मैं आज आदेश नहीं मानूंगा, नहीं मैं आज नहीं जाऊंगा। वैसा नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो फ्यूचर लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई, वो सिर्फ यूनिफॉर्म में रह के नहीं लड़ी जाएगी। वो लड़ी जाएगी होल ऑफ द नेशन वॉर के रूप में। जितने भी डोमेन हैं, हमारे डोमेन है, जैसे स्पेस हो गया, साइबर हो गया, या अंडर वाटर हो गया, तो जब उसके लिए लड़ी जाएगी, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उसके लिए मतलब यू विल नीड मोर ग्रे मैटर, नॉट ओनली मसल्स। सिर्फ मसल से काम नहीं चलेगा, आपको ग्रे मैटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उस सेंस में आपसे कहा कि बड़ी बात, इवन ए पर्सन इन द सिविल्स कैन सिट इन द रूम एंड कैन फाइट द वॉर। नहीं, तो आपका क्या ये कहना है कि अगर हमारे पास मिसाइलें हो, रॉकेट हो, ड्रोन्स हो, यूकैव्स हो, तो हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट उतनी बड़ी संख्या में नहीं चाहिए होगा? मैं इसको काफी कंडीशनल स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की। यूकैव्स ज्यादा चाहिए। यूकैव्स ज्यादा चाहिए। नहीं, यूकैव्स का भी एक लिमिटेड रोल होता है, क्योंकि यूकैव के अंदर उतनी ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी नहीं होती है। करेक्ट। तो यूकैव कैन गो,
यूकैव के साथ क्या है, बड़ा राडार सिग्नेचर बहुत ज्यादा होता है, मैनूवरिंग नहीं होती है, उतनी ज्यादा नहीं धीरे भी होती होता है। now। लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट की मैनोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको उतनी बड़ी संख्या में कि आप मतलब 100 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले लो, नॉट रिक्वायर्ड। यू मे नीड 10, 15, 20, दैट्स इट। बट अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अब हमारी सिचुएशन देखिए, हमारे लिए इवन 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना मुश्किल हो रहा है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना, क्योंकि हमारा इंजन नहीं है। तो यू थिंक अबाउट द फाइटर, अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके लिए तो काफी ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और अभी से हमको प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, तब हम वहां पहुंच पाएंगे। नहीं तो जो ये कहा जा रहा है कि जो भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन है, ये शायद 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर है इसकी, हमको रिक्वायरमेंट 110 से आप तो सुन रहे हैं 120 किलो न्यूटन पावर का एक इंजन, और 2 इंजन हमें चाहिए होंगे, तो और वो इंजन हमें मिल नहीं पा रहे हैं। कभी अमेरिका की खबरें आती है कि अमेरिका ने 3 गुना दाम बढ़ा दिया GE414 का, कभी सुनते हैं कि 99 GE404 का कॉन्ट्रैक्ट तो किया, लेकिन दर्जन भर आए हैं या उससे कुछ ज्यादा संख्या में आए हैं, तो उसकी वजह से हमारी फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी बढ़ नहीं पा रही है, कम हो रही है। तो हम इतना बड़ा देश है, हम इतनी जबरदस्त मिसाइलें बनाते हैं, हम हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाते हैं, हम एक फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाए। HF-24 मारूत के बारे में जब पढ़ते थे, 71 की लड़ाई की जब पढ़ते थे, तो HF-24 मारूत अंडर पावर्ड था, और आज भी अंडर पावर्ड है हम। देखिए, जहां तक बात है एरो इंजन की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम इसको बनाएंगे, देश में बनाएंगे, और उसके लिए ज्वाइंट वेंचर रूट भी खोजा गया है। तो चाहे ज्वाइंट वेंचर रूट हो या अपना सेल्फ डेवलपमेंट रूट हो, लेकिन इस पे जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम गलत कहाँ गए? क्योंकि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, मैं आपको 30 वर्ष पहले ले जा रहा हूँ, 30 वर्ष पहले कावेरी इंजन, और ये एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी जिसने कहा कि वो टेस्ट बेड के लिए रूस जाने वाला है कावेरी इंजन, और वहां टेस्टिंग होगी। फिर हमारे ऊपर प्रतिबंध लग गए पोखरण टेस्ट के आसपास, और उसके बाद फिर कावेरी इंजन बन रहा है, अभी भी बन ही रहा है। मैं आपको एक वाक्य में बताऊंगा। शायद एरोनॉटिक्स क्लस्टर को डॉक्टर कलाम जैसा लीडर नहीं मिला, एक ऐसा लीडर, ऐसा टेक्नोलॉजी लीडर, साइंटिस्ट, जिसके ऊपर पूरा एस्टेब्लिशमेंट, यूजर ट्रस्ट कर सके और उसको फंड हैंडओवर कर सके, उससे एक्सपेक्ट कर सके। तो ऐसा लीडर नहीं मिला। तो शायद इस लीडर का क्राइसिस था, लीडरशिप क्राइसिस था, जिसके कारण हम अपना इंजन नहीं बना पाए। आपको लगता है हम फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं? हम अपना फाइटर इंजन बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको मतलब हर टेक्नोलॉजी जो उसमें वो जो कहते हैं कि जो हॉट सिस्टम है और कोल्ड सिस्टम है, और इसीलिए हमको विदेश पर निर्भर रखना पड़ता है, और वो मेटलर्जी हमारी उतनी अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहां तक बात है कि 100% बनाने की, तो हम बहुत सारे क्षेत्रों में डेवलप्ड हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में अंडर डेवलप्ड हैं। तो जहां तक बात है इंजन की, तो भारत इंजन बना सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ेगी पैसे की और टाइम की। अगर आप 30 वर्ष तो थे। 5 साल 6, देखिए, आप याद करिए डॉक्टर समीर कामत, जो हमारे पूर्व DRDO के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, मुझे $2 बिलियन दे दो और 5 साल दे दो, मैं आपको बना के इंजन दे दूंगा। तो हमको, अगर हम तैयार हैं 2 लाख करोड़ देने के लिए फ्रांस को, राफेल के लिए, तो हम 15,000 20,000 करोड़ तो दे ही सकते हैं DRDO को, और ज्यादा से ज्यादा पैसा तो इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर ही खर्च होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि हमको इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, और हमको इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि फाइटर जेट इंजन लोग हमें बेच तो देंगे, टेक्नोलॉजी क्या देंगे? टेक्नोलॉजी कोई नहीं देगा, टेक्नोलॉजी कोई नहीं देगा आपको। वो बोल रहे हैं को डेवलप, को प्रोडक्शन, मतलब डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा तो उनके पास होगा, लेकिन प्रोडक्शन यहां पर हो जाएगा। तो जब बात आएगी अगला इंजन बनाने की, तो हम फिर उन्हीं की ओर देखेंगे मुड़ के कि इसको कैसे बनाना है। तो ये थोड़ा सा, मतलब यहां पर थोड़ा सा हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जहां, एक बात आप बताइए, मैं आपसे बड़ा सिंपल उदाहरण पूछता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं, कि जब भारत के इंजीनियर, साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजिस्ट, वो पूरी दुनिया में जाके और बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेंशंस करते हैं, तो वो अपनी कंट्री में रह के क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ना तो फंडिंग है, और ना ही जो है ट्रस्ट है सिस्टम का, और ना ही जो है आप एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं।
नहीं तो इस स्थिति में, क्योंकि मेरे लिए ये खबर बहुत दुखदाई थी कि फला इंजन का दाम इतना बढ़ गया है और हमको वो इंजन नहीं मिल रहे हैं, हमारी फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे जा रही है। क्योंकि यही कहानी तो हम मारूत के समय से पढ़ रहे हैं। उस समय हमें मिग 21 मिल गया, बहुत अच्छा सुपरसोनिक फाइटर जेट था, हमें उसकी आवश्यकता थी तो हम मिग 21 के साथ चले गए। फिर हमने 2 स्क्वाड्रन मिग 29 ले लिए, फिर 2 स्क्वाड्रन हमने मिराज ले लिए, फिर हमने 2 स्क्वाड्रन रफाल ले लिए, अपना तो इंजन फिर नहीं बनाया। देखिए, ये कहानी तो दोहराती रहेगी आज से 10 साल बाद भी, अगर हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हुए तो उसके लिए आपको एक डीआरडीओ नहीं बल्कि 10 डीआरडीओ चाहिए। तो और आपको फ्रीडम देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ब्रह्मोस एरोस्पेस की सफलता की जो चाबी है वो बताता हूं। सफलता की चाबी यह है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा फ्रीडम दिया, उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, कहा तुम मिसाइल बनाओ, और बना के दे दी। तो इसी तरीके से हमको इसी मॉडल के ऊपर, ब्रह्मोस एरोस्पेस के मॉडल के ऊपर, देखिए एक प्रूवन मॉडल है। आप हर बार एक नया मॉडल क्यों ढूंढना चाहते हैं? एक प्रूवन मॉडल है, उस मॉडल के आधार पर ही एक नई कंपनी बनाइए और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि आप जो है इंजन बनाओ। और वो इंजन, मेरे को ऐसा विश्वास है 5-6 साल में बन जाएगा इंजन भारत के अंदर। विदेश को भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो 5-6 साल बाद ही देगा, तब भी आएगा, देर से तो आएगा, 5-6 साल बाद आएगा। डीआरडीओ की तो सपोर्ट रहेगी। देखिए, ऑपरेशनल फ्रीडम मिलेगा उस प्राइवेट कंपनी के द्वारा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट रहेगी डीआरडीओ की, और जो ओवरसाइटिंग होती है, जो वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की रहती है ओवरसाइटिंग, तो जिसमें फंड्स का मिसयूज ना हो। बहुत क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि दुश्मन के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा, लेकिन उस फाइटर जेट को टेक ऑफ करने के लिए रनवे तो चाहिए ही होगा। अगर स्थिति गड़बड़ाती है तो आप उसको रनवे पर आने ही मत दो। टेक ऑफ करने के लिए उसे रनवे तो चाहिए। आप पहले ही 4 ब्रह्मोस मार के उसका रनवे गिरा दो, वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। अभी सिंदूर में यही तो हुआ, यही हुआ था। और तो आप अगर अपने लिए 5-7 साल गेन कर गए तो विदेश से महंगा इंजन लेने के बजाय देश में बनाए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप दोनों रूट, इंडिया के पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, आप दोनों रूट फॉलो करिए। एक में बोल दीजिए ठीक है, को डेवलप कर रहे हैं, को डेवलप, को प्रोडक्शन चलने दीजिए। एक अपना इंडिजिनस बनाइए, ऐसा इंडिजिनस जिसके ऑब्जेक्टिव फ्यूचरिस्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट के हों। वो 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर तो, क्योंकि अगर आप F-16 F-18 की भी बात करें तो वो भी तो कुछ 98 और 100 किलो न्यूटन 85-90 पर है। वही मिराजेस, वही रफाल भी उसी पर है। तो आप तो वैसे ही उसके आगे की बात कर रहे हैं। डीआरडीओ को 125 का दे दीजिए कि 125 किलो न्यूटन का इंजन बनाइए। नहीं तो फिर आप इतना बड़ा दे देंगे तो फिर वो अर्जुन टैंक की आप ये भी चाहिए, GSQR आप बार बार बदलते रहेंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और फिर वो एक मतलब इतने लड्डू बनकर एक इतना लड्डू गोपाल सा बड़ा सा बन जाएगा जो आपका राजपथ टैंक बन के रह जाएगा। नहीं, अब हमारी आर्म फोर्सेस ने लेसन लर्न कर लिया है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब हम शायद चेंज नहीं करेंगे अपने स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि एक बार आपने GSQR दिए, स्पेसिफिकेशन दे दिए, तो या वायुसेना ने ASR दे दिया, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप जाइए। और लेकिन डीआरडीओ को भी फिर डिलीवर करना पड़ेगा ना उसी टाइम फ्रेम में। देखिए, आप एक बात बताइए, अग्नि मिसाइल थी, उसको, अग्नि स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, उसको कोई नहीं देता था आपको, लेकिन भारत सरकार ने ट्रस्ट किया, भारत सरकार ने फंडिंग दी, स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स दिए और कहा कि अग्नि मिसाइल बनाओ। तो अग्नि मिसाइल डीआरडीओ ने बना के दी। जहां तक आकाश की बात है, एयर डिफेंस मिसाइल वो भी बना के दी। और अब तो विदेशी ताकतें भी खरीद रही हैं आकाश में, पूरी दुनिया में उसको यूज कर रहे हैं लोग। देखिए, जोरावर टैंक कहा था कि आप 2 साल में बना के दो, डीआरडीओ ने बना के दिया। लेकिन कुछ अभी उसमें निगल्स हैं, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा उसका आर्मर और मजबूत करो। तो फिर वही फिर इंजन टू थ्रस्ट, वो फिर एक समस्या आ जाएगी, कहानी फिर दोहराई जाएगी। लेकिन जो GSQR में मांगा गया था वो डीआरडीओ ने दे दिया, वो तो दिया गया उसमें। तो फिर उसी को फौज को चलाना चाहिए। गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए, गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। और फिर Mark 1, Mark 2, Mark 3, पहले Mark 1 चलाओ, फिर इंप्रूव करते रहो Mark 2, Mark 3 में। अरे आपको बताओ, इजराइल ने जो सबसे पहला टैंक बनाया था, वो टैंक मुश्किल से 200 मीटर चला था, और उसके बाद रुक गया। सबसे पहले मरकावा, अभी भी वो सबको और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्मी ने कहा कि 200 मीटर चलाना, हम इसको इंडक्ट करते हैं। उन्होंने इंडक्ट करके कहा कि 200 मीटर चलेगा, फिर उसके बाद और भी जितनी वीकनेसेस हैं वो भी हम पता करके आपको बताएंगे। Mark 2 आया, वो उससे भी बेहतर था। जब Mark 3 आया तो वर्ल्ड क्लास टैंक। मैंने देखा भी मरकावा को, मैंने ऑपरेशंस में देखा आपने, गाजा पट्टी में भी देखा है आपने। तो बहुत बढ़िया टैंक है। मैं ऑन ग्राउंड था उस समय।
तो आपको तो लेना पड़ेगा, लेने के बाद फिर अगला जो वर्षन आता है वो हमेशा बेटर होता है, इंप्रूव्ड होता है। अब देखिए ब्रह्मोस की कहानी लीजिए ना, जो सबसे पहली ब्रह्मोस थी वो तो इंक्लाइन लॉन्चर से गई थी, फिर अगली बार हमने यूनिवर्सल लॉन्चर डेवलप किया, फिर करते करते फिर हमने शिप के ऊपर भी उस स्पेशल लॉन्चर बनाया, फिर लैंड लॉन्चर बनाया, फिर एयरक्राफ्ट लॉन्चर बनाया। तो ब्रह्मोस को आप हाइपरसोनिक भी कर सकते हैं। हाइपरसोनिक चल रहा है, देखिए अब तो डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक इंजन डेवलप कर लिया है। ये इंजन 20 मिनट चला है। वाह, अपना इंजन है, वाह। हमने किसी की सहायता नहीं ली। ये बहुत गर्व की बात है कि डीआरडीओ ने जो इंजन बनाया वो 20 मिनट चला। और अब सबसे बड़ी बात होती है कोई भी चीज जो उड़ती है ना हवा में, तो उसके साथ होता है कि सबसे पहले आप एक प्रोपल्शन सिस्टम बनाते हैं, फिर सारा सब सिस्टम उसके आजू बाजू बनाते हैं। तो अब हमने इंजन बना लिया है, अब उसके जो बाकी सब सिस्टम्स हैं, नेविगेशन, कंट्रोल, एरो स्ट्रक्चर, स्पेशल मटेरियल्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग, वो सब बड़ी आसानी से हो जाएगी और हमारी अपनी खुद की एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। ब्रिलियंट। और मैं और MIRV तो हम बना ही रहे हैं। MIRV नहीं बना नहीं रहे, हम बना चुके हैं और इस्तेमाल भी कर, मतलब हमने उसको टेस्ट भी कर लिया, भी कर चुके हैं, टेस्ट भी कर लिया है। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मतलब MIRV इतनी जबरदस्त मिसाइल है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद वो एक मिसाइल से शायद आधा दर्जन मिसाइलें निकलती हैं, कई निकलती हैं, कई निकलती हैं। और उनके अंदर भी ना वो एक गाइडेंस सिस्टम होता है, उनके अंदर भी एक प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो पहुंचा देता है ऑब्जेक्टिव तक, और उसमें प्री लोडेड होता है ऑब्जेक्टिव। प्री लोडेड है ऑब्जेक्टिव। वाह। तो प्री लोडेड है तो दुश्मन के लिए पूरा एरिया बचाना बहुत मुश्किल काम होता है। और दूसरी बात है कि आपने देखा होगा ना, जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं एयर डिफेंस वाले, जैसे S-400, S-500 है, और रशियन, ये रशियन है, अमेरिकन भी हैं, इजरायलीज भी हैं, एरो, तो ये उसको हिट नहीं कर पाएंगे। हिट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो मेन मिसाइल देख रहे हैं कि वो आ रही है, वो मिसाइल आ रही है, आप उधर एम करेंगे और पता चला उसने तो 5-6 मिसाइल लॉन्च कर दिए अलग अलग, तो फिर अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, तो आप किस किस को देखेंगे। और ये भी सब होता है मुश्किल से 25-30 किलोमीटर ऊपर, मतलब कि आपके पास बहुत कम समय होता है, शायद 45 से लेके 120 सेकंड तक रिएक्ट करने के लिए। ये आत्मनिर्भर रूप में हम बना कहां रहे हैं और किस तरह से हमारा इकोसिस्टम क्या है बनाने का? देखिए क्या हुआ कि भारत सरकार ने शुरू किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम 1983 में। करेक्ट। और 83 के बाद जब ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, ये आकाश, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ये सब उसी के हिस्से थे। अब जब ये सफल हो गया, जब दिखने लगा लोगों को ये सफल हो रहा है, तो उन्होंने अगला प्रोग्राम दिया अस्त्रा मिसाइल, एयर टू एयर। करेक्ट। फिर उसके बाद फिर उन्होंने अगला प्रोग्राम दिया कि अब तुम ब्रह्मोस शुरू करो। उसके बाद शुरू हुआ LRSAM, MRSAM, एयर डिफेंस, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वो शुरू हुआ जी। उसके बाद शुरू हुआ कि अग्नि के अलग अलग वर्जन शुरू हुए, अग्नि प्राइम, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, MIRV हो गया। उसके बाद शुरू हुआ शौर्य, शौर्य की कहानी है, शौर्य शुरू हुआ। उसके बाद फिर हमारा एयर डिफेंस प्रोग्राम आ गया, जिसका बहुत सक्सेसफुल सफलतम अभी प्रदर्शन हुआ है, 3 हुए हैं, अभी हुआ है थोड़े दिन पहले। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, वो अभी हुआ है। और उसके बाद तो फिर आपको मालूम है रुद्रम आया, ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन्स आए। फिर अब तो भारत की जो कैपेबिलिटी है मिसाइल के क्षेत्र में, वो इतनी ज्यादा है, इतना कॉन्फिडेंस है डीआरडीओ कि हम हर प्रकार की मिसाइल डेवलप कर सके हैं अपने देश में। तो ये इसका एक कारण था, भारत सरकार ने, हमारी भारतीय सेनाओं ने डीआरडीओ के ऊपर विश्वास किया। और कहां बन रही है मिसाइलें? प्रश्न पूरे देश में ही बनती है। अच्छा, अलग अलग जगह बनती है। अलग डीआरडीओ की जो लैब्स हैं उसमें अलग अलग जगह बनती हैं। और लेकिन निजी क्षेत्र भी इसका भाग है, निजी क्षेत्र भी बनाता है। हाँ, देखिए निजी क्षेत्र तो पूरे रूप से इन्वॉल्व है। डीआरडीओ तो कोई मेटल कटिंग करता नहीं है। डीआरडीओ तो सिर्फ इंटीग्रेट करता है, प्रूव करता है, उसके बाद जो यूजर्स होते हैं, जो हमारे वेंडर्स होते हैं, हम उनको हैंडओवर कर देते हैं प्रोडक्शन एजेंसी को। तो प्रोडक्शन एजेंसी जो भी है, BDL है या BEL है या HEL, इनको दे देते हैं वही वेंडर्स। तो सारा सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में ही होता है, सिर्फ डिजाइन डेवलपमेंट जो है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र भी इतना अच्छा है कि वो वर्ल्ड क्लास मिसाइल्स बना रहा है जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो बाकायदा डिफेंस कॉरिडोर्स में ये सब निर्माण हो रहा है। जो हमारे इंडस्ट्रियल, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं,
तो दो हैं अभी, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। करेक्ट। तो यहाँ पर जितनी तेजी से काम हो रहा है, और खास करके ना मैं बताऊंगा, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कॉरिडोर से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूं, ठीक। तो जिस स्पीड से काम होता है वहां पर, जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है और जिस तरीके से हेल्प की जाती है, हैंड होल्डिंग की जाती है, वो शायद बड़ी रेयर है। बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री खुद सहायता देते हैं। मुख्यमंत्री के ऑफिस में आप लेटर डाल दीजिए कि मैं ये करना चाहता हूं, इस कंपनी को लगाना चाहता हूं। अगले दिन आपको जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो चीफ हैं, जो एडवाइजर हैं, अवनीश अवस्थी जी, उनका फोन आ जाएगा कि आप कब आ रहे हैं। मतलब सीएम इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ, डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं। आपको याद है योगी जी का, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का एक स्टेटमेंट कि हमारी लखनऊ में बनी मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा था। उससे और आग लगेगी सरहद पर। हाँ, तो देखिए, जब ब्रह्मोस एक सबसे बड़ा वहां पर उद्यम था यूपी कॉरिडोर में, उसके कारण बहुत सारी कंपनीज वहां पर आ गई हैं। बहुत सारी कंपनीज। अगर आप चाहते हैं कि लखनऊ में जमीन चाहिए आपको डिफेंस कंपनी बनाने के लिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी है नहीं उनके पास जमीन। इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं निजी क्षेत्र की। और केवल मिसाइलें क्या, ड्रोन भी और सब कुछ आ गए। ड्रोन भी आ गए, वहां ड्रोन भी बना रहे हैं। फाइटर जेट इंजन बनाइए ना देश के अंदर। भारत सरकार निर्णय लेगी इस बारे में, और मुझे मालूम है कि लेगी जरूर। और वो भी देखिए, मैं आपको फाइटर जेट मत बोलिए, आप पायलटलेस फाइटर एयरक्राफ्ट बोलिए। फ्यूचर है वो। आज से 10 साल बाद हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हम मिस कर गए इसके बारे में सोचना। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि हमको जो है वो फ्यूचरिस्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट जो अनमैन्ड हो, पायलटलेस, उसको बनाना चाहिए। और अंडर वाटर ड्रोन्स भी, अंडर वाटर अटैक ड्रोन्स, अंडर वाटर टॉर्पिडोज, जो मतलब जो वो भी जिस तरह से तेज गति से जाए, एक तरह से अंडर वाटर मिसाइल है वो भी डीआरडीओ ने बनाई है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो शायद मीडिया ने जिसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन ओपन डोमेन में अवेलेबल है कि डीआरडीओ ने एक टेस्ट किया था कि सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च्ड टॉर्पीडो, मतलब कि इसीलिए मेरा ये इशारा आया था कि हमारी जो मिसाइल होगी वो सुपरसोनिक होगी, और जाके वो एक टॉर्पीडो को लॉन्च करेगी पानी में, और वो फिर टॉर्पीडो जो है, वो टॉर्पीडो की रेंज कम होती है, 30-40 बल्कि 20 से 25 किलोमीटर के लगभग। तो लेकिन ये सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज तो 1000 किलोमीटर भी हो सकती है। तो 800-900 किलोमीटर दूर गई और जाके उसने फिर टॉर्पीडो लॉन्च किया, और टॉर्पीडो ढूंढ के उस वॉरशिप को या उस सबमरीन को खत्म करेगा। तो ये डीआरडीओ ने एक बहुत इनोवेटिव, दुनिया में और किसी ने ये काम नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूं। वेरी इनोवेटिव, ए कंप्लीटली न्यू वे ऑफ फाइटिंग द वॉर, नेवल वॉर। तो ये किया हुआ है, और ये भी आएगा। अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन तो कर दिया है, धीरे से आपको पता चलेगा कि हम तो इंडक्शन कर रहे हैं इसका, तो ये भी होगा। धीरे से पता चले, क्योंकि जितने आप शक्तिशाली होंगे, जितने आप ताकतवर होंगे युद्ध के मैदान में, दुश्मन उतना ही कम आपसे पंगा लेगा। ये तो इसमें दो राय नहीं। मैं इसको थोड़ा सा बदलूं आपके स्टेटमेंट को। आप जितने ताकतवर होंगे दुनिया में, उतने ज्यादा आपके दोस्त होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दुश्मन के बारे में तो हमको सोचना नहीं, हमको दोस्तों के बारे में सोचना है। सही बात है। और जो आपको दबाने की सोचते हैं, जो कहते हैं कि दुनिया में एक तीसरी ताकत के लिए जगह नहीं है, तो हम वो तीसरी ताकत बन के उभरने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल और बनेंगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बता भी, आर्मीनिया की परेड में आप देखिए, भारत में निर्मित हथियार, वह हमारा पिनाक सिस्टम, भगवान शिव का धनुष, वो पिनाक अगर आर्मीनिया में है, या ग्रीस हमारे हथियार देख रहा है, या मेडिटेरेनियन के देश हमारे हथियार देख रहे हैं, यूएई दिलचस्पी अगर दिखा रहा है हमारे हथियारों में, चाहे आकाश हो, चाहे आकाश तीर हो, चाहे ब्रह्मोस हो, जानकारी अगर मांग रहे हैं, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है हमारे लिए? बहुत, इससे एक बहुत गर्व का एहसास होता है। सबको लगता है कि हमारे जो, देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी ना बड़ी कटिंग एज होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको बोलते हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी दूसरे देश खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया हैज अराइव्ड। और कुछ लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का हम व्यापार इस वर्ष कर चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल से मतलब 35 जाने $3.5 बिलियन $, 4 बिलियन बोल लीजिए। तो मेरे को विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत की इकोनॉमी में जो डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, बहुत बड़ा मेजर रोल। जिस तरीके से आईटी इंडस्ट्री
अपना रोल अदा कर रही है, इसी तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी भी रोल अदा करेगी। और दुनिया वाले हमको गिराने की कोशिश करेंगे, लंगड़ी मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही संभवतः आत्मनिर्भर रूट हमें लेने की आवश्यकता है। और खासतौर पर जो कहते हैं कि हम ये लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना सकते, उनको ये उत्तर देने की बहुत आवश्यक है। बना भी सकते हैं और बनाएंगे भी। उम्मीद यही कि इस चक्रव्यूह से हम अर्जुन की तरह विजेता निकले। आप इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि जब पता चलता है कि हम कितने अच्छे हथियार बना रहे हैं और दुनिया वाले हमारे हथियार खरीद रहे हैं। धन्यवाद गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रव्यूह की इस खास पेशकश में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।